तो ये सवाल फीफा विश्व कप 2026 से संबंधित था। सवाल को देखिएगा, फीफा विश्व कप 2026 किस देश को हराकर स्पेन ने 16 साल बाद दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है? तो दोस्तों, अर्जेंटीना जो पिछला चैंपियन था 2022 वाला, जो प्रतियोगिता कतर में आयोजित हुई थी, तो अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार स्पेन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और इस टॉपिक से संबंधित जो ये प्रतियोगिता अभी संपन्न हुई है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बार ऐसा हुआ है फीफा विश्व कप के इतिहास में जब 3 देश द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी किया गया है। अच्छा, बात हम कर रहे थे इस प्रतियोगिता की। इस प्रतियोगिता को लेकर कंप्लीट जानकारी आपको मैंने दिया था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ भी आपका छूटेगा। यहाँ वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। प्लस मैंने ये भी आपको बतलाया था कि विजेता, उपविजेता, गोल्डन बॉल जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है पूरे टूर्नामेंट का, गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल करते हैं, गोल्डन ग्लव जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी। क्योंकि अमूमन सवाल जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। ये तो रही बात फीफा विश्व कप 2026 की, लेकिन 2022 का भी मैंने आपको यहाँ पर बतलाया था। चर्चा कई बार हम इसको लेकर कर चुके हैं। इसमें एक जानकारी मैंने आपको ये भी दिया था कि अर्जेंटीना के जो कप्तान लियोनेल मेसी, इनकी कप्तानी में 2022 में खिताब अर्जेंटीना अपने नाम किया था। तो जरा गौर कीजिएगा, लियोनेल मेसी दिसंबर 2025 में भारत के कई शहरों के दौरे पर थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनकी 70 फीट ऊंची, ये किसी भी फुटबॉलर की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा थी जो यहाँ स्थापित की गई थी। लेकिन कई सारे कारणों से इस प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया, क्योंकि भारी बारिश के कारण इसमें कुछ दरार वगैरह आ गया था। तो ये चीज़ें अपडेटेड है, जरा इसे गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब फीफा से संबंधित ये कुछ ऐसे सवाल है जो मैं कई बार आपको बतला चुका हूँ कि ये ध्यान आपको रखना है। सवाल इस रूप में बनते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी और मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स और टेस्ट सीरीज होते हैं सब आपको यहीं पर मिलता है। देखिए, बिहार के आगामी एग्जाम को लेकर तो विशेष रूप से अगर हम बात करें, अगर आप 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण है। ये बिहार स्पेशल का जनवरी 2025 से जून 2026 तक का पिछले 18 महीने का एक कंप्लीट संग्रह है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कई सारे इसके वर्जन मैंने आपको दिए हैं। ये वन लाइनर है जनवरी से जून 2026 का, पिछले 6 महीने का। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कंप्लीट जानकारी वन लाइनर फॉर्मेट में आपको इसमें मिल जाएगा। और ये हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि बाइलिंगुअल है। और वहीं अगर हम बात करें इसी अवधि की, जनवरी से जून तक का जो ये बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है, इसमें कंप्लीट चीजें आपको मिलेगी। ये वन लाइनर नहीं है, इनमें मतलब पूरा डिटेल संग्रह है जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी हमारे कई सारे मंथली नोट्स आते हैं जिसमें बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल सारे खबरों का एक कंप्लीट संग्रह होता है। यानी कि अगर बात करें बिहार के किसी भी एग्जाम की, अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ अगर करंट अफेयर्स से पूछा जाता है तो यहाँ से हमारे द्वारा जो प्रोवाइड आपको किया जाता है मटेरियल, ये सफिशिएंट है। मतलब कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ? तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, यही करंट अफेयर्स के विजेता बैच में। और अगर पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आज से ही आपका प्लान शुरू होगा। और आज तक पिछला जितना मटेरियल हमने उपलब्ध कराया है वो सभी आपको फ्री में मिल जाएगा, अगले 1 साल तक पुनः आपको मिलता रहेगा। चलिए, अब फाइनली हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक बात मैं पुनः आपको यहाँ याद दिला दूँ, जितने भी प्रश्न आप यहाँ देखने वाले हैं, समझिए कि ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र में देखने को मिल रहा है। एकदम हूबहू एग्जाम वाली फील लीजिए और यहाँ इसे हल कीजिए। और वास्तव में सभी प्रश्न अपने आप में यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं, कथन 1 में है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग, ये खास करके 2026 की पहली तिमाही में, खास करके पहली तिमाही को लेकर ये डेटा है, जनवरी से मार्च तक का। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी जुलाई 2026 में। तो बिहार का पूर्णिया जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है, ये इस रिपोर्ट को लेकर कथन में कहा गया है। तो जरा गौर कीजिए, इसको हल करने का प्रयास कीजिए।
क्या ये कथन सही है? अब दूसरा कथन यहाँ देखिएगा कि पूर्णिया जिले का ओवरऑल डेल्टा स्कोर जनवरी 2026 में 59.1 से बढ़कर मार्च 2026 में 68.5 हो गया। इसको देखिए। और वहीं तीसरे कथन में देखेंगे डेल्टा रैंकिंग में पूर्णिया के बाद क्रमशः बिहार का ही सीतामढ़ी जिला दूसरे स्थान पर है और चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वो तीसरे स्थान पर। यहाँ देखिए अलग तरीके से लिखा गया है, सीतामढ़ी और चित्रकूट दूसरे और तीसरे स्थान पर है, मतलब सीतामढ़ी दूसरे और चित्रकूट तीसरे स्थान पर। तो जरा गौर कीजिए, इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को हल किया होगा और जरा गौर से इसे देखिएगा। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 जो है यहाँ पर थोड़ी सी चीज जो है वो आपको फंसाने को लेकर हमने सेट किया था। वास्तव में अगर देखेंगे तो ये कथन जो है ये औसत है, तो केवल 1 और 2 सही है। अब जरा गौर कर लीजिए कि कथन 3 में गलत क्या है। अभी इस रिपोर्ट पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा चलिए रिपोर्ट में ही हम इसको देख लेंगे कि ये कथन 3 गलत क्यों था। उम्मीद है कि यहाँ पर इस प्रश्न को आपने हल किया होगा एकदम सही सही। आइए हम इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। नीति आयोग की जो खास करके डेल्टा रैंकिंग आई है, पहले तो ये ध्यान रखिए जो आकांक्षी जिले हैं इसको लेकर ये जारी होता है। पूरे देश में 112 आकांक्षी जिलों में पूर्णिया सबसे अव्वल रहा है, स्कोर रहा 68.5, मतलब 100 में से पूर्णिया का स्कोर इतना रहा और पहला स्थान पूर्णिया ने हासिल किया है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। अब इसमें जो रीजन दिया गया स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूर्णिया को प्राप्त हुआ है। अब जरा यहाँ कथन 3 पर गौर कीजिएगा। हमने यहाँ सीतामढ़ी को दूसरे स्थान पर बतलाया था और वहीं चित्रकूट को तीसरे स्थान पर, लेकिन दोस्तों वास्तव में चित्रकूट जो है वो दूसरे स्थान पर है, इसीलिए तो ये वाला कथन जो था असत्य हुआ था, है ना। इस चीज को यहाँ ध्यान रखिएगा। तो सीतामढ़ी दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर है। लेकिन ये तो रही बात यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग को लेकर, लेकिन अगर हम इसके विपरीत क्षेत्रवार अगर हम रैंकिंग देखें, यानी कि अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में देखते हैं और वही एजुकेशन कैटेगरी में, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज में, तो यहाँ कुछ और भी अन्य कैटेगरी है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रही बात यहाँ ओवरऑल रैंकिंग की। लेकिन अगर सपोज एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग आई है 2026 की पहली तिमाही में शिक्षा कैटेगरी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, दोस्तों इसमें जरा गौर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, वहीं बिहार का बेगूसराय में भी इसमें, मतलब बेगूसराय में ने भी इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो टॉप में बेगूसराय भी है। तो इन चीज़ों को समझना है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और मैं आपको बतला दूं, ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग की है और दोस्तों ये मैंने कई बार आपको बतलाया है कि नीति आयोग जो है बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। कई बार यहाँ से विशेषतौर नीति आयोग से संबंधित सवाल एग्जाम में बने हैं। एक्चुअली नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, है ना। अच्छा एक चीज यहाँ पर यह भी आपको समझना पड़ेगा कि नीति आयोग में नीति आयोग की स्थापना से संबंधित, नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अराइज हुए हैं। पिछले वाले करंट अफेयर्स के क्लास में जो कल क्लास हुआ था वहां पर इसकी चर्चा हमने किया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेही के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के डैश शामिल हुए। मतलब आधिकारिक तौर से देखें, आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल अंतिम संस्कार में यहाँ पर गए हुए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, एक तो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा है, लेकिन वही दूसरे जो हैं बिहार को लेकर है। तो बिहार के संदर्भ में जो आपको यहाँ विकल्प देखने को मिल रहा है तो इसमें हो जाएगा राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और मुझे उम्मीद है कि इसको आपने अच्छे से हल किया है, जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। विकल्प नंबर बी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर यहाँ एकदम करेक्ट है। आंसर को आप लोग काउंट करते रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और वीडियो के अंत में हमें जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर जरा इसको देखने का प्रयास कीजिए, वही सारी चीज़ें आपके बीच हमने रखा है। प्रतिनिधि मंडल जो भारत ने अपना भेजा था तो इसमें 2 शख्स भारत के थे। मतलब यहाँ सवाल हमने बिहार के राज्यपाल को लेकर पूछा, जिस प्रकार से हमने प्रश्न को यहाँ सेट किया था, यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन जरा गौर कीजिए, बिहार के राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं
तो ऐसे बिहार को लेकर कई बेसिक से इंफॉर्मेशन आपके बीच हमने रखा है, इसको जरा गौर से देखिए, समझिए। यहाँ एक सुधार की जरूरत है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो अभी हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। इस चीज को नोट कीजिए, ध्यान रखिए। अगले सवाल पर आइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। सवाल को जरा गौर से देखिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। हाल ही में 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी कि IMO पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? चलिए इस सवाल का आंसर जरा सोचिए, जरा गौर से याद करने का प्रयास कीजिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। चलिए, उम्मीद है कि आप इसे हल कर चुके हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार, जो कि फ्रांस की रहने वाली है। आप इन्हें यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान पुरस्कार 2026 हाल ही में ये फ्रांस की प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार को प्रदान किया गया है। अब यहाँ एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार को मौसम विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी ओर कई पुरस्कार में ये सवाल कॉमनली आपको देखने को मिलता है कि सवाल उन्हें मतलब पुरस्कार उन्हें क्यों मिला है। तो यह पुरस्कार उन्हें संख्यात्मकता मौसम भविष्यवाणी यानी कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, डेटा आत्मसातीकरण यानी कि डेटा एसिमुलेशन और मौसम वैश्विक मौसम पूर्वानुमान यानी कि जो वेदर फोरकास्ट की जो जानकारी है इसकी सटीकता को बेहतर बनाने में उनकी जो एक अभूतपूर्व योगदान है, इस योगदान को चिन्हित करते हुए उन्हें सम्मानित करने की दिशा में यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अब बात अगर हम करें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की, इसकी स्थापना या फिर जो संगठन है स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में, है ना। इस चीज को यहाँ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कंडीशन यह भी है कि इसे 1950 में संयुक्त राष्ट्र के तहत मौसम विज्ञान या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के रूप में एक नए सिरे से इसे स्थापित किया गया था। तो इतनी जानकारी यहाँ ध्यान आपको रखना है। अभी एक बंदरगाह बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, तो इससे संबंधित एक सवाल आपके बीच हमने रखा है, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम पे मेरे दृष्टिकोण से जो मेरा अनुभव आता है सवाल इस तरह के बनते हैं। चौथा प्रश्न जरा गौर से देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह का जो संबंध है ये निम्न में से किस देश से है। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी हाल ही में ये चर्चे में क्यों रहा है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ चौथा नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि अब तक आप कर चुके हैं। तो ये संबंधित है बांग्लादेश से, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर इसका जो रीजन मैंने आपको बताया कि रीजन एक्चुअली क्या है, तो अभी इसके अधिकार को लेकर ये खबरों में आया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें मोगला बंदरगाह के आसपास का जो आर्थिक क्षेत्र है यानी कि जो इकोनॉमिक जोन है, इसका विकास कार्य जो है ये चीन की सरकारी कंपनी को सौंपा गया है। तो ये हालांकि बंदरगाह सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा खबरों में हमेशा रहा है, तो पुनः से इस कारण से चर्चे में आई है, क्योंकि ये भारत से ज्यादा दूर नहीं है, तो भारत के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा सामरिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात यहाँ आपको ये ध्यान रखने की, तो ये बंदरगाह बांग्लादेश में है। दूसरी बात यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि आपसे सवाल जो पूछा जाएगा यह पसूर नदी और मंगला नदी के संगम पर स्थित है ना। इन चीजों को यहाँ से ध्यान आपको रखना है। मेन बात यहाँ पर यह है कि अभी चाइना के कंपनी को मतलब इसके विकास को लेकर जो जिम्मेदारी या फिर जो समझौता हुआ है, जो सौंपी गई है, तो बेसिकली इसी दृष्टिकोण से ये अभी खबरों में आई है। तो मोगला बंदरगाह को लेकर फिलहाल इतनी जानकारी याद रखिए। अगले सवाल पर आइए जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सवाल है संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसे अगर हम देखें तो शॉर्ट में कहा जाता है SDSN। तो इसके द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए लिखा गया है कि कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन की पहचान करना है। तो जरा इस प्रश्न को टाइम लेके हल कीजिए, ज़्यादा कोई भी मतलब यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है उस पर केंद्रित रहिए, ज़्यादा फालतू इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखना है एग्जाम हॉल में, पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर कि प्रश्न जो पूछ रहा है, जो कथन है, सारे कथनों को हमें एक बार पढ़ना समझना है, उसके बाद सही आंसर का हमें चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा, आइए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। कथन एक देखिए, SDG इंडेक्स 2026 में भारत को 167 देशों में 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह कथन एक कह रहा है।
तो दोस्तों वास्तव में ये कथन बिल्कुल सत्य है। पिछली बार 2025 में आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, वहाँ पर हाँ पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर 99वां स्थान भारत को मिला था। और मैंने ये भी आपको पढ़ाया था पिछले रिपोर्ट में, ये पहली बार है जब एसडीजी इंडेक्स में भारत को टॉप 100 में जगह मिला है। लेकिन इस बार 2026 का जो रिपोर्ट है इसमें देखिए 94वां स्थान मिला है। तो ये दूसरी बार है जब भारत इसमें टॉप 100 के अंदर है। तो कथन एक तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखिएगा, भारत ने इस सूचकांक में 68.3 अंक प्राप्त किया है, जो अब तक का उनका या फिर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो दोस्तों ये भी कथन यहाँ सत्य है। तीसरा कथन देखिएगा, एसडीजी इंडेक्स 2023 में 23 नहीं बल्कि 2026 में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। आपको क्या लगता है इसमें स्वीडन है प्रथम स्थान पर? जी नहीं, स्वीडन द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। तो यहाँ पर ये कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस प्रश्न को अच्छे से इसी प्रकार से हल किया होगा। तो केवल 1 और 2 कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है। अब देखिए एसडीजी इंडेक्स को लेकर जो जानकारी, पहले तो ये ध्यान रखिए कौन जारी करता है। अब इसमें कितने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं? जो एसडीजी की हम बात करते हैं इसमें 17 विकास लक्ष्य जो कि 2030 तक इसे पूरा करने का एक लक्ष्य है। और आपको ये भी ध्यान रखना इसे एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, 2026 में 167 देशों में भारत को 94वां स्थान मिला है। कितने अंक के साथ? तो 68.3, जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर अब तक का भारत का रहा है। ये भारत का अब तक का सर्वोच्च प्रदर्शन है। 2025 में भारत 99वें स्थान पर था। ये चीजें अभी भी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अभी 3 शीर्ष देशों में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, उसके बाद क्रमशः स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। जो हम सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यानी कि एसडीजी की, तो इसमें 17 लक्ष्य हैं। अब इस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर कुछ चीजें हमने आपके बीच रखा है, लेकिन आइए अगले स्लाइड में कुछ और भी बेहतर तरीके से हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। इसी चीज को यहाँ अलग से सिरे से यहाँ अच्छे से आपके बीच हमने रखा है। लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए, ये जो लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं अभी आपको बोल रहा था एजेंडा 2030, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गरीबी, भूख, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे जो चुनौतियां इस समय है, इसको समाप्त करने को लेकर और सभी के लिए समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। आपको ये ध्यान रखना है जो इसमें 1 से लेकर एसडीजी 1 से लेकर एसडीजी 17 तक है, इसमें मुख्य कैटेगरी में गरीबी और भूख का अंत, उदाहरण के लिए सभी रूपों में पूरी दुनिया से गरीबी अंत करने का जो लक्ष्य है वो एसडीजी 1 में है। और सभी रूप में जो भूख है, जो हंगर है, इसको समाप्त करने का लक्ष्य एसडीजी 2 में है। उसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात एसडीजी 4 और 3 में है। लैंगिक समानता हो गया, इसमें भी कई कैटेगरी है। जलवायु संरक्षण को लेकर और सतत बुनियादी ढांचा को लेकर, पृथ्वी ग्रह आदि की रक्षा को लेकर, ये सारे लक्ष्य इसमें निर्धारित हैं। और लक्ष्य 2030 का मतलब ये है। और यहाँ से कई सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दिया है एकदम से डिटेल में। अभी तो हम टेस्ट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं कई चीजें आपके बीच रख रहा हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये 2025 वाला हमने आपको पढ़ाया हुआ था, 99वें स्थान पर रहा था, मतलब भारत, अपना भारत। लेकिन दोस्तों बिहार को लेकर भी एसडीजी का एक सवाल जो इन दिनों खबरों में रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। इसी साल की ये बात है, 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में बिहार योजना एवं विकास विभाग की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई थी। अब जरा गौर कीजिए, ये पटना में आयोजित हुई थी। 17 विकास या फिर 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी जो लक्ष्य है या फिर जो एसडीजी है, इस पर गहन चर्चा यहाँ पर किया गया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इस कार्यशाला में विशेष रूप से जो लक्ष्य 2030 तक का है, इसी को लेकर चर्चा हुई है। अब कार्यशाला की बात करें तो यहाँ बिहार के संदर्भ में उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए ये बतलाया गया कि राज्य ने 72% एसडीजी संकेतकों में सुधार किया है। मतलब 72% एसडीजी संकेत में यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। प्लस एक बात ये भी है कि यहाँ स्वच्छ जल यानी कि क्लीन वाटर के क्षेत्र में बिहार ने अतुलनीय एक प्रकार से कह सकते हैं उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान पर है। इस दौरान लिविंग नो वन बिहाइंड यानी किसी को पीछे न छोड़ना जो एसडीजी का एक मूल सिद्धांत है,
इस सिद्धांत को दोहराया गया। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान आपको अच्छे से रखना है। आइए अगले सवाल पर, जो इन दिनों बेहद ही चर्चा में रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो नाम है ये बदलकर क्या रखा गया है, तो इसे जरा हल करने का प्रयास कीजिए। बहुत सवाल यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में बने हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर अब जो करने की घोषणा की गई है, जरा गौर कीजिए। अगर आप बी नंबर विकल्प को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिएगा ये क्यों नाम बदलने को लेकर घोषणा हुई है। एक्चुअली 2027 से ये इसी नाम से पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 10 वर्षों को लेकर, मतलब अगले 10 वर्ष 27 से 36 तक की अवधि के लिए बुकमान फाउंडेशन के साथ एक समझौता हुआ है। तो जिसके बाद से 2027 से इस पुरस्कार का नाम बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज रखा गया है, या फिर इस नाम से ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज में जो खास करके लेखक हैं और जो अनुवादक हैं, जो राशि इसमें 50-50% दोनों के बीच बांटी जाती है। तो यहाँ पर आपको जरा गौर करना है, नाम के साथ साथ जो 50,000 पाउंड की राशि मिलती थी ये बढ़ाकर अब 1 लाख पाउंड कर दिया गया है। तो ये चीजें भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, और यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी भाषा की रचना को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं कि किसी भी भाषा की, बल्कि उस पुस्तक का, उस रचना का, उस उपन्यास का, मतलब उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ होना हो, तब जाके वो सर्वश्रेष्ठ रचना अगर होंगी तो वो पुरस्कार के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। मतलब अंग्रेजी भाषा में अनुवादित रचना को पुरस्कार मिलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो जो रचना मूलतः अंग्रेजी में ही लिखी गई है उसे ये पुरस्कार मिलता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं 2022, 23, 24, 25, 26, और यहाँ से ऑलरेडी आपकी बीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। जरा गौर कीजिए, 2026 में ये ताइवान ट्रेवलॉग को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2025 में कर्नाटक की बानो मुश्ताक, जो इनकी लघु कहानियों का संग्रह हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्टी द्वारा किया गया था। गीतांजलि श्री की रचना रेत की समाधि को 2022 में ये सम्मान मिला, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम बुकर पुरस्कार पे भी आएंगे, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए, अगर आप बीपीएससी परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर जेपीएससी मुख्य परीक्षा का करंट अफेयर्स का ये कोर्स है मेंस को लेकर। इसमें हालांकि प्रीलिम्स का जो कोर्स है आपको एडिशनली फ्री में मिल जाता है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। आप यहाँ मतलब इस कोर्स को लेने के लिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर विजिट कीजिए, वहाँ पर ये पेड कोर्स में आपको मिलेगा। 2 साल की अवधि के लिए कोर्स आपको दिया जाता है। निश्चित तौर पर यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। अब देखिए बात हम कर लेते हैं बुकर पुरस्कार की। 2026 में एक उपन्यास है फ्लैश, जो कि डेविड सजेले, जो कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, है ना। तो इन चीज को यहाँ आपको ध्यान रखना है। से तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मूल बात यहाँ पर यह है, चर्चा हमने बुकर पुरस्कार को लेकर किया, तो जरा रिकॉल कर लेते हैं ये पुरस्कार किन्हें मिला है। आइए यहाँ पर बुकर पुरस्कार में खास करके अगर आप देखेंगे, पहले भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी, उनको यह पुरस्कार 1981 में मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिए मिला था, भारतीय मूल के। लेकिन अगर भारतीय की बात करें, पहली भारतीय नागरिक 1997 में अरुंधति रॉय बनी थी, उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह सम्मान यानी कि बुकर पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी 1969 में, है ना। चलिए आइए अगले सवाल पर। ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बतलाने की जरूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जरा गौर कीजिए कि राइट आंसर यहाँ इसका क्या होगा। देखिए विकल्प नंबर सी अगर आप यहाँ टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, भारत को यहाँ पर 125वां स्थान मिला है ना। अब ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स एक अलग चीज है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये अलग है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में कुल 197 देशों में भारत की 2026 की रैंक है 125वीं। पिछले साल 124वें स्थान पर था। लेकिन अगर शीर्ष देशों में बात करें तो स्वीडन प्रथम स्थान पर आया है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड है।
और टॉप 10 में एशिया का एकमात्र देश है, और वह कौन सा देश है? तो दोस्तों सिंगापुर है। अब वही दूसरी ओर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को भी जरा देख लीजिए। 2026 में भारतीय पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। देखिए बहुत सारे चीज़ें जो आपको मैं अभी बतला रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अमूमन सवाल यहाँ से बनते हैं। अब जरा इसी प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि कई बार जब नाम परिवर्तन होता है तो सवाल बनना लाजमी है। 8 नंबर सवाल देख रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलालाबाद नगर पंचायत का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो राइट आंसर अगर आप विकल्प नंबर सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके समक्ष एक्चुअली ये बात ये ध्यान रखिए कि 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो तब से इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो कुछ नाम परिवर्तन हुए हैं, 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, 2018 में ही फैजाबाद जिला या फिर मंडल का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, मुगलसराय नगर और मुगलसराय जंक्शन दोनों का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के सम्मान में इनके नाम पर किया गया। 2021 में नीलगिरी में तमिलनाडु में एक जगह में Mi-17V5 एक खास करके भारतीय वायुसेना का विमान था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, जहां पर खास करके उस विमान पर 13 लोग सवार थे। दुर्घटना स्थल पर ही इनकी पत्नी समेत सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो भारतीय वायुसेना का वो विमान का नाम था Mi-17V5। तो इनके सम्मान में 2022 में अगले साल इसका नाम परिवर्तन किया गया था। फिर 2026 में भी जलालाबाद नगर पंचायत का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे छोटे बड़े नाम हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो आपके बीच हमने रखा है। अमूमन यहाँ से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए 9वां प्रश्न, अब जरा गौर से इसे हल करने का प्रयास कीजिए, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि हालिया आयोजित आईसीसी T20 विश्व कप 2026, ये महिला वर्ग वाला आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 कथन, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 है। हमें विचार करना है कि कौन सा उत्तर सही है। सॉरी, यहाँ पर देखिए सही उत्तर हमें चुनना है ना, सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। अब देखिए इसमें एक पहला कथन को जरा गौर से पढ़िएगा। पहला कथन यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? ये कथन है कि 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ये इंग्लैंड और वेल्स की संयुक्त मेजबानी में किया गया। पहली बात यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम इस प्रतियोगिता की बात करते हैं तो ये 2026 का जो आयोजन है इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में किया गया, इतना तो सत्य है। लेकिन ये संस्करण पे भी जरा गौर कीजिएगा। हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता का जो एडिशन है वो गलत लिख दिया जाए। ऐसे तो ये 10वां एडिशन है, इस मामले में ये कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं आपको ये आशंका बतला रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको समझना है, ध्यान रखना है। वहीं दूसरी ओर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर, जो मेजबान देश रहा, इसको हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार, जरा गौर कीजिए, ये 10वां एडिशन है और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। ऐसे ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, दूसरा निवल के तीसरा है कि भारत अब तक 2 बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीत चुका है। जी नहीं, भारत अभी तक दोस्तों एक भी बार इस खिताब को अपने नाम नहीं किया है। तो फिलहाल कथन 1 और 2 सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से हल किया होगा। अब इसी चीज को, जैसे 10वां एडिशन है इस प्रतियोगिता का, इसके मेजबानी किसने किया? इंग्लैंड और वेल्स ने। आयोजन कब से कब तक, विजेता कौन, और फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? अब जरा गौर कीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने जो 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है, पहली बार 2010 में, फिर 12, 14, 18, 20, 23 और अभी फाइनली 2026 में। इंग्लैंड एक बार जीता है, न्यूजीलैंड भी एक बार और वेस्ट इंडीज भी एक बार जीता है। भारतीय महिला टीम की अगर बात करें तो T20 विश्व कप भारतीय महिला टीम ने एक भी बार नहीं जीता है, केवल एक बार फाइनल में पहुंचा था। 8 मार्च 2026 को फाइनल मुकाबला ये मेलबर्न में खेला गया था, जहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये रही बात यहाँ पर महिला T20 विश्व कप की, जो क्रिकेट विश्व कप है। लेकिन दोस्तों इसमें एक नया रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा वनडे क्रिकेट में। 13वां आईसीसी वनडे विश्व कप का अगर हम बात करें 2025 का, जो पिछले ही साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हुआ, चौथी बार भारत ने इसकी मेजबानी किया था। और यहाँ आप देखेंगे कि 52 साल के बाद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये इतिहास रचा और खिताब को अपने नाम किया। ये जरूर याद रखिएगा। और बहुत सारी जानकारी जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें हूबहू पीडीएफ के रूप में आपके ऐप पर उपलब्ध होता है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। इसे पढ़िए सिस्टमेटिक वे में, तैयारी में आपका 4 चांद लग जाएगा। तो ये चीज़ें फिलहाल हम यहाँ प्रश्न के रूप में रख रहे हैं, तो थोड़ा रिविजन हो जाए इसलिए मैं इस तरह से आपको बतलाता हूँ। लेकिन मूल बात यहाँ पर यह है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये सारे जो क्लासेस में आप देख रहे हैं नोट्स वगैरह, जैसे यहाँ आपने देखा सारी चीज़ों को, इन सभी का टेस्ट प्रत्येक दिन ऐप पर उपलब्ध होता है। हर दिन आप वहां पर टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। आइए अगले सवाल पर। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जो बेसिकली बात हम कर रहे हैं बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही उत्तर चुनना है। इसको जरा गौर से हल कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। पहली बात तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी होगा, जो कोसी मेंची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये कहा जाता था कि बिहार की पहली है, लेकिन वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बूढ़ी गंडक या फिर बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों ये कार्य संपन्न हो चुका है, उद्घाटन भी किया गया है। तो जिस वजह से ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना का दर्जा इसे मिल चुका है। अब देखिएगा कथन एक क्या है कि यह जो परियोजना है, यानी कि इस परियोजना के तहत बागमती नदी के अतिरिक्त जल को बेलवाधार लिंक चैनल के माध्यम से बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। तो बेसिकली ये कथन यहाँ सत्य है। बेलवाधार लिंक चैनल की जो लंबाई है ये 68.80 किलोमीटर है, तो ये भी सत्य है। इस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा घाट से किया गया। तो यहाँ तीनों कथन बेसिकली सत्य है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में सभी 1, 2 और 3, ये सभी कथन यहाँ सत्य है। अब जरा इसी चीज को गौर से देखने का, समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार के इतिहास में यह पहली बार है जब 2 नदियों बागमती और बूढ़ी गंडक को चैनल के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। अब यहाँ संभव तो आप इस प्रकार के तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं, इस प्रकार से एक प्रकार से दोनों नदियों को आपस में जोड़ी गई है। अब जरा इसको गौर करने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। जो बूढ़ी गंडक नदी है, यहाँ देखिएगा बूढ़ी गंडक नदी ये वाली है, जो कि बिहार के सबसे जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, यही सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। जबकि अगर हम बागमती नदी की बात करें तो सीतामढ़ी से बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है, और ये दोनों नदियां आगे चल के यहाँ खास करके गंगा नदी में मिल जाती है। ये चीज़ें हम आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में विस्तार में पढ़ा चुके हैं। अगर आपका छूटा हुआ है तो क्लासेस को डेली देखिएगा। बिहार की नदियों को लेकर ये मैप आप देख रहे हैं, चर्चाएं हमने यहाँ से कई रूप में विस्तार में किया था, है ना। चलिए फिलहाल आज के सेशन को हम एंड करते हैं। और रिवर बेसिन की हालांकि हमने चर्चा किया था, जो कोसी मेंची परियोजना है, इसका जो कोसी बेसिन का अतिरिक्त जल है वो महानंदा बेसिन तक ले जाने को लेकर, है ना। तो इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। आज का ये करंट अफेयर्स के क्लास का प्रश्न है, प्लस आपको ये भी लिखना है कि आज आपने 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न को सही सही हल किया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि समझिए कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। तो किस प्रकार आपका परफॉर्मेंस रहा आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। प्लस कोर्सेज अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।